मान लो कि 1000 स्क्वायर फीट यानी 1 गुंठा कहते हैं हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। तो ऐसा 3000 स्क्वायर फीट भी अगर प्लॉट रखा जावे तो 1-1 हज़ार के 3 ट्रीटमेंट होंगे। और जिन भी किसान भाइयों के पास में जितनी भी ज़मीन हम लोग इस ट्रायल को दे सकते हैं, तो वो देकर हम यह साइंटिफिक ट्रायल कम से कम 5 साल करना है। नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी डेटा पब्लिश करना है या उसके माध्यम से अगर रिकमेंडेशन लेना है, तो कम से कम 3 साल का ट्रायल होना ज़रूरी है। लेकिन ये 5 साल इसलिए करना है कि आज जो क्लाइमेट चेंज का असर हमें दिखता है, इस साल का क्लाइमेट अगले साल उसी तरह का रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और कम से कम हमें अलग-अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, अलग-अलग लोकेशंस पर, जैसा अभी यहाँ पर एक 8-9 राज्यों से किसान भाई जुड़ते हैं इस मंच पर। तो हर राज्य में एक किसान भाई भी अगर इस ट्रायल के माध्यम से शुरू करते हैं, तो हमें 8 से 9 अलग-अलग राज्यों से डेटा मिल सकता है। और विशेष रूप से जैसा यही प्रयोग हम लोग महाराष्ट्र में फरवरी महीना से स्टार्ट करने वाले हैं, जिन किसान भाइयों के पास में पानी की फैसिलिटी होवे और बाकी की फैसिलिटी अगर है, तो फरवरी से यह प्रयोग शुरू होने वाला है। तो उसी तरह आने वाला पूरा 1 महीना 1 जनवरी से लेकर तो 31 जनवरी तक जितने भी किसान भाई इस विषय में जुड़ना चाहते हैं, ट्रायल्स करना चाहते हैं, वे अपने इस मंच पर जिन भी किसान भाइयों के माध्यम से जुड़े हैं, वे अपने नाम यहाँ पर दर्ज करा सकते हो। और फाइनली जैसा मान लीजिए शरद भैया है, डॉक्टर रोशन लाल जी राउत है, दादू है या अन्य जितने भी गणमान्य व्यक्ति के माध्यम से आप जुड़े हो, आप अपना नाम वहाँ पे दर्ज कराइए। और आखिर में वह नाम दीपक जी जो वाशिम जिला से है, महाराष्ट्र से, तो एक फाइनल लिस्ट बनेगा और ट्रायल्स की जाएगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कि आपको फसल आपको ही चुनना है। मान लो अगर आपके देहात के पास में या शहर के पास में जिस वेजिटेबल का बड़े पैमाने पे कंजम्पशन है, नॉर्मली प्याज टमाटर तो हर जगह पे होते ही है, पर हर जगह की अपनी-अपनी एक विशेष सब्जी डेवलप की जाती है। और जैसा हमारे यहाँ वाशिम में 4-5 ऐसे गाँव हैं कि उन गाँवों में सिर्फ़ वेजिटेबल का प्रोडक्शन मेजरली होता है। वैसा हर जगह पे अलग-अलग वेजिटेबल्स आपको चुनने हैं। और मान लो अगर किसी ने टमाटर इस क्रॉप का सिलेक्शन किया, तो टमाटर की जो ट्रायल हमें करना है, जैसा मैंने कहा कि 3000 स्क्वायर फीट में कम से कम यानी 1000 स्क्वायर फीट हम 100% प्राकृतिक करेंगे, 1000 केमिकल करेंगे और 1000 इंटीग्रेटेड करने वाले। और उसमें जिस तरह से प्रोफेशनल टोमेटो जो भी किसान भाई करते हैं, उसी स्टाइल से यानी
उस पौधे का डिस्टेंस भी उतना होना चाहिए, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। और हमें जो खाद बनाना है, वो खाद भी डिसाइड किया जाएगा कि मान लो अगर आप टोमेटो की ट्रायल कर रहे हो, तो जो किसान भाई महाराष्ट्र में जो ट्रीटमेंट खुद बनाएगा, जो दवा या खाद खुद बनाएगा, वही खाद और दवा आपको बनाना है और वही आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से यह सब जो ट्रायल्स होगी, इसमें से कुछ चीज़ें जो सामने आएगी, सबसे बड़ा विषय ये होता है कि जैसा मान लो हमने टमाटर लगाए, तो पहले तो हमें ये समझना है कि टमाटर में कौन-सी प्रॉब्लम्स आती है। जैसा यहाँ पर इस मंच पर राकेश जी भी जुड़ते हैं, राकेश गौर जी। वे यूजुअली अलग-अलग तरह की सब्ज़ी यानी भिंडी वग़ैरह लेते हैं। तो जो किसान भाई टमाटर पिछले 5 साल से कर रहे, आप उनके संपर्क में रहकर टमाटर में आपके एरिया में कौन-सी प्रॉब्लम्स आती है, टमाटर का जो वैरायटी मेजरली आपके एरिया में जो लगाया जाता है, वही वैरायटी आपको सिलेक्ट करके लगाना है। अब ये सारी चीज़ें करने के पीछे एक ही रीज़न है कि जो जिस क्वालिटी का टमाटर आपके यहाँ जितने भी कंज़्यूमर हैं, यानी जितने भी लोग वह खरीदते हैं, तो उनकी पसंदीदा ही वह फसल हमें लेना ज़रूरी है। तो इसमें से एक चीज़ और भी होगी कि आपके देहात में, आपके गाँव के आस-पास मार्केट कैसा है? किस तरह की फसल को प्रेफ़रेंस दिया जाता है? इसका भी लेखा-जोखा आपके पास आते रहेगा। और जैसा टमाटर की खेती या बैंगन की खेती या इवन मेथी पालक की खेती, यह करते समय जिस दिन सोइंग होगा या प्लांटेशन होगा, उस दिन से अलग-अलग तरह की कौन-सी बीमारियाँ, अलग-अलग तरह के कौन से कीड़े उसमें आते हैं, इसका भी एक स्टडी हम कर पाएँगे। और जैसा मैंने कहा है कि यहाँ पर हर किसान भाई को एक फसल लेकर काम करना है। लेकिन जैसा आपके पास खेती बड़े पैमाने पे है, तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फसलें आप ले सकते हो, यानी मान लो 10 एकड़ से ऊपर खेती है, तो आधा एकड़ अगर आप अलग-अलग तरह के वेजिटेबल्स और उसी में ही कुछ फ्रूट क्रॉप्स। और यह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मान लो अगर आपके एरिया में विशेष रूप से जो फ्रूट्स आते हैं, और जितने भी फ्रूट्स 2-2 पेड़, 3-3 पेड़ भी अगर हम लोग लगाएँगे, तो अलग-अलग तरह के फ्रूट्स आपके घर में ही कंज़म्पशन के लिए उसका आपको फ़ायदा हो सकता है। और एक चीज़, जैसा कि जहाँ पे टूरिज़्म होता है, जैसा मान लो कि इससे आज के 20 साल, 30 साल पहले एक होता था कि अपने घर पे मेहमान आते थे और अपने ही आम के पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग टिफ़िन खाते थे। तो वही कांसेप्ट मान लो 5 साल के बाद जब आपके यहाँ कुछ आम के पेड़ होंगे, कुछ अमरूद के पेड़ होंगे, कुछ सीताफल होंगे या और भी अन्य जो फ्रूट्स है उसके साथ में वेजिटेबल्स रहेंगे,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साइंटिफिक ट्रायल के माध्यम से आपके घर में आपको प्राकृतिक वेजिटेबल्स एवं फ्रूट्स भी मिलना शुरू होंगे और इस प्रयोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, वह काम कि सच में हमें केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो आज हम लोग यूज़ करते हैं, उतने बड़े पैमाने पे लगते हैं या नहीं है। इसका कॉन्क्रीट रिज़ल्ट आपको 5 साल के बाद पता चलेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2010 से 2022 तक हम लोग कुछ गिने-चुने किसानों के साथ जुड़े थे। मान लो 25 किसान होंगे या 50 किसान होंगे। लेकिन 2022 से जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मदद की, उसके माध्यम से आज 15,000 किसान जुड़े हैं। इन सब 15,000 किसानों का जब पिछले 3 साल का डेटा हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यह पता चला है कि जैसे 2022 तक हम लोगों ने 60-70% केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड कम किया था। लेकिन यही चीज़ जब नए किसान जो जुड़े उन्हें कही गई, तो कुछ-कुछ ऐसे किसान भी हमारे पास अभी उपलब्ध हैं कि 2 साल के अंदर ही उन्होंने 30% से 50% केमिकल्स कम कर दिए। तो यह एक चीज़ यहाँ पर प्रश्न रखती है कि सच में केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का उतना ज़रूरत होता है क्या? और जैसा जो इम्पोर्टेंट फसलें हैं, जैसा मान लो आज मध्य प्रदेश है, तो धान एवं सोयाबीन बड़े पैमाने पे होता है। गेहूँ, चना बड़े पैमाने पे होता है और समर में मूँग की खेती होती है। तो उसी तरह का पैटर्न महाराष्ट्र में है। कुछ एरियाज़ में धान होता है, उसी समय मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में सोयाबीन होता है और बाद में गेहूँ, चना और अभी महाराष्ट्र में भी समर में मूँग की फसल लेने वाले किसान हैं। तो इन सभी फसलों पे हमने जब ट्रायल्स किए और किसानों को यह कहा कि आप विदाउट फंगिसाइड सोयाबीन एवं चना ले सकते हो और कम से कम 100 से ज़्यादा किसान हैं जो फंगिसाइड बिना फंगिसाइड के उन्होंने ट्रायल्स किए 2 सालों तक। तो ये पता चला कि अगर ये बिना फंगिसाइड का अगर हुआ है, सिर्फ़ एक इंसेक्टिसाइड वह भी इमामेक्टिन का उपयोग होता है और उससे फसल आ रही है। तो जो वेजिटेबल्स है, विशेष रूप से टमाटर, भिंडी, बैंगन, इन वेजिटेबल्स में बड़े पैमाने पर केमिकल पेस्टिसाइड एवं फर्टिलाइज़र का उपयोग होता है। यानी बैंगन की अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो बैंगन में 50 से 70 केमिकल पेस्टिसाइड के छिड़काव होने लगे। जो मिर्च हम लोग डेली हमारे सब्जी में कोई भी सब्जी बनावे, हमें हरी मिर्च उसमें हम लोग उपयोग में लाते हैं, तो उस हरी मिर्च को भी इतने ही बड़े पैमाने पे छिड़काव हो रहे। पर सच में वे ज़रूरी है या नहीं है, इन सब चीज़ों का अगर ट्रायल हम लोग करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि सच में जैसा आज बैंगन में मान लो कुछ-कुछ किसान भाई 70 छिड़काव लेते हैं, तो उन 70 का हम शुरुआती दौर में 50 पर आ सकते हैं क्या?
फिर 50 से हम लोग 35 पे आ सकते हैं क्या? उस 35 से हम लोग 20 पर आ सकते हैं क्या? तो यह कॉन्फिडेंस किसान भाई में जनरेट होने के लिए यह ट्रायल्स होना ज़रूरी है और इस मंच पर 8-9 राज्यों से किसान भाई जुड़ते हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 20 अलग-अलग जिला से किसान भाई इस तरह के ट्रायल्स के लिए रेडी हो चुके हैं। तो 9 राज्य, हर राज्य से अगर शुरुआती दौर में एक भी किसान जुड़ता है, तो इसी तरह मान लो अगर टमाटर की मुझे ट्रायल करना है, तो टोटल 9 से 10 राज्यों में होगी और कम से कम 5 से 6 किसान भाई टमाटर की ट्रायल्स करेंगे और कहीं न कहीं 5 सालों के बाद में यह डेटा अपने सामने आ पाएगा कि सच में हमें कितना केमिकल फर्टिलाइज़र लगता है और कितना हमें केमिकल पेस्टिसाइड। और जैसा फार्म लैबोरेटरी, यह जो कंसेप्ट के माध्यम से कि किसान भाई अपने खुद के खेत में ही अपने खेत में जो अलग-अलग जो भी फसलें हैं, यानी जैसा हम लोग कहते हैं दशपर्णी है, तो उस दशपर्णी का भी ट्रायल्स हम लोग इस साइंटिफिक ट्रायल्स के माध्यम से करने वाले हैं। यानी एक जो चीज़ पिछले 5 सालों में या 6 सालों में सामने आई है कि जो नीम का पेड़ है, उससे जो नीम का तेल निकलता है, उसका उपयोग करने से बहुत से किसान भाइयों का इंसेक्टिसाइड का उपयोग कम हुआ है। दूसरा, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट की पाउडर होती है या पोटेशियम ह्यूमेट की पाउडर होती है या इन दोनों चीज़ों का उपयोग करके जो अलग-अलग तरह के ज़ाइम्स बनाए जाते हैं, बायोज़ाइम्स बनाए जाते हैं। तो इनका उपयोग करने की वजह से बहुत से फर्टिलाइज़र का उपयोग कम हुआ है। या जो सिलिकॉन है, काइटिन है, काइटोज़ान है, तो ये अलग-अलग जो प्राकृतिक खाद या दवाई बनाने के लिए जो मटेरियल अवेलेबल है, इनका उपयोग करके बड़े पैमाने पे अलग-अलग तरह के रिज़ल्ट्स दिखे हैं। लेकिन जो जो चीज़ और एक सामने आई और विशेष रूप से आप सभी किसान भाइयों ने भी जो नवधान आटा यानी गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल या अलग-अलग तरह की दालों का उपयोग करके जो स्लरी बनाए, उस स्लरी का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट पिछले 15 सालों से हम लोगों ने देखा है और विशेष रूप से आज 15,000 किसान भाई इसके माध्यम से जुड़ रहे और उन्होंने उसका उपयोग किया है और बहुत से बड़े-बड़े जो प्रॉब्लम्स है, जैसा मान लो चने की खेत में जो विल्टिंग का प्रॉब्लम है, उस विल्टिंग को कम करने के लिए यह सिंपल सा नवदान आटा इसका कहीं न कहीं उपयोग दिखा है। तो हम लोगों का यही मानना है कि प्रकृति में जो अलग-अलग चीज़ें हैं, उसका उपयोग करके जो हमारी रेगुलर फसल है, उसके साथ में हमें वेजिटेबल्स एवं फ्रूट्स की खेती कम से कम अपने खुद के घर के लिए, मान लो 3 पेड़ अगर मेरे पास में अमरूद के होवे, 3 पेड़ आम के होवे, 3 पेड़ संतरे के होवे, तो एक पेड़ पर मैं 100% केमिकल जैसा
100% केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दूसरे पौधे पे हम प्राकृतिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इन्हीं फसलों में से हमें अच्छे रिकमेंडेशंस 5 सालों के अंदर आ सकते हैं। और मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी किसान भाई इस ट्रायल्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, वे हर कोई डेटा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम ट्रायल्स कर लेंगे, लेकिन डेटा अगर मेंटेन नहीं रखा, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। और यही एक दिक्कत है आज किसान भाइयों के लिए कि पिछले सालों का डेटा अवेलेबल ना होने की वजह से नई जनरेशन जो खेती में आ रही है, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और विशेष रूप से यानी जो भी नया बच्चा इस खेती में आता है, उसे फिर से वही एबीसीडी शुरुआत करनी पड़ती है। तो मेरा आप सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस ट्रायल्स में जो भी जुड़ना चाहते हैं, वे डेटा उसका महत्व जानिए एवं अपनी अपनी फसल में, जैसा अगर मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर एक सवाल अगर पूछूं कि आज ऐसी कौन सी फसल है, उस फसल का बड़े पैमाने पर साइंटिफिकली स्टडी करके किसान भाई खेती करते हैं। अगर अलग अलग राज्यों का भी एग्जाम्पल लिया जावे, तो सबसे ज़्यादा स्टडी करके कौन सा ऐसा क्रॉप है, कौन सी ऐसी फसल है जिसमें इंडिया के जो किसान है वे साइंटिफिकली यह सब चीज़ें नॉर्म्स के माध्यम से करते हैं। कोई बता पाएगा कौन सी फसल है जिस फसल में सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली देखा जाता है? धान है, धान, चावल। और कोई कहेगा? गेहूं। एक्सपोर्ट करने वाले जो ग्रेप्स वाले किसान हैं सर, वो है यानी अंगूर। आज अ, अजित कुमार सर, आपने क्या कहा? अंगूर सर, अंगूर। अंगूर। एक्चुअली आप देखिए, जो फसलें इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, मेजरली सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली जो फ्रूट क्रॉप है वो है अंगूर की। उसके बाद अनार होता है और संतरा होता है। तो जितना रिसर्च, जितना भी काम इस अंगूर की फसल में हुआ है, उतना काम किसी भी फसल में हुआ नहीं है। और जैसा मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अंगूर जब एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ के जो बायर्स है, जो लोग खरीदते हैं अंगूर, वे सभी एक ही चीज़ देखते हैं कि अंगूर का क्वालिटी कैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चीज़ देखी जाती है, वह है पेस्टिसाइड रेसिड्यू एनालिसिस, कि 1 किलो अंगूर अगर टेस्टिंग किया जाए तो उस अंगूर में कितना पेस्टिसाइड का मात्रा है। अब अगर मैं आप सभी को एक सवाल पूछूं कि धान में 1 किलो जो चावल हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उसमें पेस्टिसाइड
रेसिड्यू एनालिसिस कितने किसान करते हैं इंडिया में चावल के लिए? तो इसका जवाब यही है कि 0.1% भी किसान चावल का पेस्टिसाइड रेसिड्यू का एनालिसिस नहीं करते। गेहूं वही परिस्थितियां है, चना वही परिस्थिति है, और विशेष रूप से चावल है, गेहूं है, चना है, अन्य दालें हैं, अन्य अनाज है, ये हम लोग रोजमर्रा खाते हैं। और इनमें अगर पेस्टिसाइड रेसिड्यू एनालिसिस नहीं होता है और उसी का परिणाम आज हम लोग अपनी सेहत पर देख रहे हैं। और अंगूर साल में गिन चुनकर 5 किलो 10 किलो से ऊपर हम लोग खाते नहीं है। मैं 5 किलो भी बहुत ज्यादा कह चुका हूँ। 2-4 किलो खाने वाले भी बहुत कम लोग हैं। तो जो चीज हम अपने पेट में डालते हैं, हम भोजन के माध्यम से पेट में जाती है, तो आने वाले समय में हमें अपनी हेल्थ के लिए, कम से कम अपनी हेल्थ के लिए इन सभी चीजों का विचार करना जरूरी है। और जैसा मैंने अपने भोजन के बारे में, जैसा हमारा भोजन सुरक्षित होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, उसी तरह गौ माता जिसके माध्यम से हमें दूध मिलता है, या अन्य पशु जिनके माध्यम से हमें दूध मिलता है, जैसा भैंस भी है, तो उनका भी भोजन, उनका भी खाना, यह सेफ होना जरूरी है। और अगर उन्हें सुरक्षित भोजन मिलेगा तो हमें भी सुरक्षित दूध मिलना है। और जितना भी इसके आगे, मान लो 5 सालों तक हम लोग जो भी ट्रायल्स करने वाले हैं, मेरा आप सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको कहीं ना कहीं हमें सीरियसली करना पड़ेगा, और हमें ही करना है। कोई भी दूसरे के माध्यम से उसकी अपेक्षा ना रखे कि कोई दूसरा करेगा और हम रेडीमेड व डेटा यूज करके अपनी खेती करेंगे। क्योंकि अगर यह सब चीजें होना होती थी तो आज के 10 साल 20 साल पहले ही वह डेटा हम लोगों के पास आ सकता था। यानी आज खेती में इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट होने लग गए, यानी सिंपल से प्रॉब्लम से, लेकिन आज हम कॉन्क्रीटली कोई दवा नहीं कह सकते। जैसा यहाँ, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि अंगूर है, अंगूर में 125 छिड़काव करने वाले किसान उपलब्ध है। एक सीजन में, एक साल में 125 छिड़काव करने वाले किसान उपलब्ध है। बैगन में 70 छिड़काव होने लगे हैं। और यह इसीलिए हो रहा है कि हम बिना देखे, जैसा हमारे दीपक भाई उनके प्रशिक्षण में एक शब्द यूज करते हैं, अंधी खेती होना शुरू हुई। अंधे होकर हम खेती करते हैं, और बगल वाला किसान आज अगर उसने कुछ लाया तो वही लाकर हम अपनी खेती करना शुरू किए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खेती समझ बूझ के ही होनी चाहिए। और अपने को एक चीज, जैसा हम लोगों ने 60 साल में देखा है कि खेती बंजर, यानी जो मिट्टी है वह ऑलरेडी बंजर हो चुकी है, मिट्टी की फर्टिलिटी डैमेज हो चुकी है,
और उसका परिणाम आज देखिए कि मिट्टी की फर्टिलिटी जैसे डैमेज हुई, उसी तरह ह्यूमन फर्टिलिटी भी डैमेज हो चुकी है। यानी आज बच्चा नहीं होता है। फर्टिलिटी सेंटर्स आज आ चुके हैं। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हर जगह पे कैंसर हॉस्पिटल हो रहा है। महाराष्ट्र के हर जिला में आपको आने वाले 5 सालों के अंदर कैंसर के बड़े-बड़े अस्पताल देखने को मिलेंगे और ऑलरेडी हर जिला में हो चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों से अगर बचना है, तो हमें सिंसियरली ये सारे एफर्ट्स करना है। और मैं यही आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप ट्रायल करोगे, उस ट्रायल का प्रॉपर डेटा आप मेंटेन कीजिए, ताकि इस डेटा के भरोसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को वह सामने रखकर यह चीज़ें आगे बढ़ सकती है। और एक चीज़, जैसा 2019 में हम लोगों ने प्रयोगशाला शुरू की और आज 2026 आ चुका है। महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 12 से 15 जिलों में फार्म लैब्स गवर्नमेंट के माध्यम से शुरू हो चुकी है। 149 फार्म की लेबोरेटरीज खड़ी हो चुकी है। 7 सालों में यह सब चीजें हुई है। अगर हम लोग अगले 5 सालों तक प्रॉपरली अगर साइंटिफिकली ट्रायल्स करते हैं, तो यह सब चीजें अपने आने वाले जनरेशन्स के सामने हम लोग रख सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एवं यूनिवर्सिटी के जितने भी साइंटिफिक स्टाफ है, उन सबके सामने यह डेटा हम लोग रख सकते हैं। क्योंकि आज जो विषय मैं देखता हूँ कि जो भी मान लो प्राकृतिक खेती करते हैं, वे कहते हैं कि नहीं, 100% ही प्राकृतिक खेती होनी चाहिए। केमिकल फार्मिंग करने वाले कहते हैं कि नहीं, 100% केमिकल से ही हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, कमर्शियली जो पॉसिबल है, और जो अपनी पॉपुलेशन है इंडिया का, उन सबको सेफ भोजन, सुरक्षित भोजन मिलना ज़रूरी है। यह सारी चीज़ें ध्यान में रखकर जो पॉसिबल है, वह सभी किसान भाइयों के समक्ष यह जाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कुछ-कुछ किसान भाई या कुछ-कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, हम 100% जो हमारी देसी गौ माता है, उसके माध्यम से ही प्राकृतिक खेती हमें करनी चाहिए। पर मेरा ये सवाल है कि हर गाँव में देसी गौ माता कितनी है? अगर हम लोग सिर्फ देसी गौ माता पर फोकस करेंगे, तो जो बकरी है, जो भैंस है, प्रकृति ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। तो उन जानवरों के माध्यम से जो खाद मिलेगा, उसका क्या करेंगे? एवं जो प्रकृति ने निर्माण किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी का कहीं न कहीं उपयोग और सोच विचार करके जो ज़रूरी है, वही खेती होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा मैंने कहा कि अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट हम लोग बनाएँगे। नवधान आटा की स्लरी है, सीवीड बेस्ड है, पोटेशियम ह्यूमेट बेस है, या सिलिकॉन बेस है, नवधान आटा बेस है। इन सभी का प्रॉपरली उपयोग करके हम कुछ अलग तरह का
डायरेक्शन अपने अपने देहात में अन्य किसान भाइयों को दे सकते हैं। और आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी किसान भाई इस 5 साल के ट्रायल के साथ जुड़ना चाहते हैं, वे जिनके भी माध्यम से इस मंच पर जुड़े हैं उनको नाम दर्ज कीजिए। और उन लोगों ने, जैसा आज शरद भैया है, दादू है, डॉक्टर रोशन लाल जी राउत सर है, या और भी इस मंच पर बाकी अन्य गणमान्य व्यक्ति है, उनको अपने नाम दर्ज कराकर एक लिस्ट बना लीजिए। 1 फरवरी तक अगर लिस्ट आता है तो महाराष्ट्र का भी वही लिस्ट आ जाएगा। हमें ट्रायल प्रॉपरली करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और इसका जो उपयोग है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रायल का डेटा महाराष्ट्र में जनरेट होगा वह अन्य राज्यों में भी शेयर किया जाएगा। और होपफुली आने वाले समय में सिर्फ भारत में ही नहीं तो अन्य देशों में भी इसी तरह की ट्रायल्स शुरुआती दौर में, मान लो नाइजीरिया में और स्पेन में, यही ट्रायल्स अलग अलग फसलों में हो सकती है। वह डेटा भी आप सभी से शेयर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप डेटा दोगे तो आपको डेटा मिलेगा। जी ओम, मुझे जो कहना था आज मैंने इस मंच पर मेरे विचार रखे हैं। 1 महीना और नया शुरुआत, नई साल की शुरुआत होने वाली है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी ओम, धन्यवाद। बहुत अच्छा। किसी के कोई प्रश्न हो तो बता में ओम। हैंड रेस करें। ओम। जी जी बोल। जी सर, आज का मार्गदर्शन बहुत काबिल तारीफ रहा है और इस तरह से काम होना ही चाहिए। किंतु मैं इसमें से 2 चीज पूछ रहा था। आपने अभी बोला था पोटाश बेस, सिलिकॉन बेस, इस तरह की भी हम स्लरी बना सकते हैं। तो ये जब 8-10 प्रकार की स्लरी हो जाएगी इस प्रकार से, तो इनको सबको किस तरह से बनाएंगे और कैसे मिक्स करेंगे इसको? जैसे जो हमने नवधान आटा की स्लरी होती है उसी तरह से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे। और जैसा मैंने कहा है कि किसी भी मशीन के बगैर ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास आप बना पाओगे। छोटे मोटे कुछ, जैसा पेंट मिक्सिंग का मशीन होता है जो 3-4 हज़ार रुपये में आता है, वो मशीन भी आप खरीद लोगे तो परमानेंटली उन मशीन का उपयोग करके आप अलग अलग दवाइयाँ अपने खेतों में ही ज़रूर बना पाओगे। उसके जो भी प्रोटोकॉल्स है, जैसा नवधान आटा की या ट्राइकोडर्मा का जो प्रोटोकॉल आप लोगों को सिखाया गया, उसी तरह इन सभी जो प्रोडक्ट है उनका भी आपको सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। जी ओम। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और किसी के कोई प्रश्न है? जरा मैं, हमारे दादू नहीं दिख रहे हैं। दादू, हाँ ओम भैया। कल्पना। हाँ दादा। जी गुरुदेव। ये खेती जो आपने डाटा मांगा है वो कितनी खेती होनी चाहिए उनको डाटा देने के लिए? जैसा हमारे यहाँ पे, जैसा हम 3000 स्क्वायर फीट भी अगर है तो मोर देन इनफ है। 1000 स्क्वायर फीट में 100% प्राकृतिक खेती होगी, 1000 स्क्वायर फीट में केमिकल होगा और 1000 में इंटीग्रेटेड होगा। तो 3000 स्क्वायर फीट अगर एरिया है तो मोर देन इनफ है। लेकिन जैसा आज अपने अशोक पटेल साहब है, उनके पास खेती अच्छी खासी है, शरद भैया के पास खेती अच्छी खासी है, तो वे लोग कम से कम आधा एकड़ पर करे, यानी 15-15 गुंठा भी अगर करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि
उन चीज़ों का उपयोग उनके खेतों में होगा। और ये ट्रायल करने के पीछे और भी एक बेसिक रीज़न होता है कि अलग-अलग जब फसलें होती हैं, तो अलग-अलग तरह की बीमारियाँ आपके खेतों में कैसे रहती है, अलग-अलग बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव है या जो कीड़े हैं, उनका भी आपको पता चलता है कि आपके खेतों में यह प्रॉब्लम्स भविष्य में आ सकते हैं। तो यही साइंटिफिकली हमें ढूँढना है और अच्छे से करना है। जी ओ। ठीक ठीक। अब मैं रामकृष्ण भैया को बुलाता हूँ कि वो हमें जी, सदन के सभी सदस्यों को ओम प्रणाम। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे ट्रॉपिकल जोन होती हैं, तो अभी आपने अंगूर का जिक्र किया और अनार का। तो हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर साहब जितना भी अनार का पिछली बार क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर ने एक भगवा करके वैरायटी थी, राजस्थान या हॉट क्लाइमेट की थी, उसको लाके उद्यान की विभाग ने लगाया, काफी किसानों को लगाया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि जितने प्लॉट मेरे सर्वे में आए, देखने में आए, उनको सबको निकाल के बाहर करना पड़ा। अब एक तो इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, एक वजह ये थी, और दूसरी वजह जो अंगूर की हमने टेस्टिंग की थी, तो अंगूर हो तो जाता है पैदा हमारे यहाँ, लेकिन हम उसका स्वाद नहीं बदल पाते, वो खट्टा रह जाता है, चाहे कितने ही जिब्रेलिक एसिड डालो या और भी जितने प्रयास करो। तो इसमें हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये खेती जो ट्रॉपिकल जोन में वहां होती है, यहाँ नहीं होती है, क्या ये सिलहरी है इसके माध्यम से संभव है? एक्चुअली जैसा आपने अनार का जो भगवा वैरायटी कहा है, जी। यानी मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अनार किसी भी मिट्टी में, किसी भी क्लाइमेटिक ज़ोन में अच्छे से आ सकता है। और उसका जो तकनीक है, यानी जैसा हम लोगों ने वाशिम में ब्लैक कॉटन सॉइल में बहुत अच्छा क्वालिटी का अनार लिया, लेकिन अंगूर की अगर बात करोगे, तो अंगूर को आपको कम से कम, यानी जो अच्छी तरह से अंगूर की खेती करने वाले किसान हैं, उनके प्लॉट्स देखना है। और अंगूर की जो फसल होती है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फ्लावरिंग का स्टेज, प्री फ्लावरिंग और फ्लावरिंग। तो यह जो स्टेज है, इस स्टेज में अगर थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए या बहुत ज़्यादा धुंध होवे, तो अंगूर नहीं बचता है। और यानी बहुत सी चीज़ें हैं कि अंगूर की खेती, जैसा हम लोग कहते हैं छोटे बच्चे का जिस तरह से हमको केयर करना पड़ता है, या प्रेग्नेंट लेडीज का जिस तरह से केयर लिया जाता है, उसी तरह अंगूर की खेती की अगर केयर होती है, तो ही अंगूर अच्छे से आ सकता है। मैं कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो पिछले 60 या 65 सालों से अंगूर की खेती करते हैं, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर अंगूर करना है, तो 12 महीना हर दिन आपको अंगूर के खेत में जाना है। जो किसान भाई महीना में 4 बार 5 बार खेत में जाते हैं, उन्होंने अंगूर ना लगावे, क्योंकि अंगूर जो कर सकता है वो किसी भी तरह की फसल ले सकता है। और उसी तरह का गणित जो अंगूर के लिए है, वैसा ही अनार के लिए है। तो मेरा ये क्लियर कट कहना है कि कुछ-कुछ फसलें ऐसी हैं कि वे अगर आप 100% डिवोशन से कर सकते हो, तो ही करना है। और एक चीज़ और मैं कह देता हूँ कि अंगूर में बिना जिब्रेलिक एसिड भी बहुत अच्छे मीठे अंगूर पैदा हो सकते हैं। और कुछ किसान भाई हैं 100% ऑर्गेनिक माध्यम से अंगूर की फसल लेते हैं। तो यह जो विषय है, प्रैक्टिस और खेती में कितना हम देखभाल देते हैं, उसके बेसिस पे ही अंगूर हो सकता है। जी ओ।
डॉक्टर साहब, ये बीच में अब थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। ये अंगूर का जो विषय है, अंगूर हमने पैदा किया, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब उसका हमारे यहाँ एमपी में ना टेस्ट नहीं चेंज हो पाता है, वो मतलब वो खट्टा ही रह जाता है। फल तो बहुत, फ्रूटिंग बहुत अच्छी आती है, हमने फ्रूटिंग को भी बचा लिया, सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये रिजल्ट आया कि वो उसका टेस्ट नहीं बदल पाए। जैसा आप मान लो एक पेड़ है, जी। तो उसमें टोटल अंगूर के बंचेस कितने थे? अप्रोक्सीमेट एक बेल में करीब करीब उसमें 17 18 बंचेस थे। और एक बंच में बेरी कितनी थी, बेरी? लगभग 150। ओके, क्योंकि नॉर्मली 150 बेरी और 40 बंच तक, और प्लांटेशन प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस कितना था? नहीं डॉक्टर साहब, उसको हमने ट्रायल पे लगाया था कि एक केवल हमने 2 ही पौधे उसमें लगाए थे, और दोनों पौधों में हमने ट्रायल देखा कि मेरा पिछला अनुभव ये रहा था कि टेस्ट नहीं बदल पाता, तो वो जो उसका स्वाद बदलना है जो के लिए में हमने प्रयास किए, लेकिन हम उतनी सफलता उसमें अर्जित नहीं कर पाए। इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न रखा, क्या हम स्वाद भी बदल सकते हैं इसका कर सकते यहाँ हैं, पर? क्योंकि जैसा एमपी में डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैंने अभी तक कोई भी अंगूर का, या हमारे डिस्ट्रिक्ट के आसपास, यहाँ से इंदौर के आसपास, या देख लें जबलपुर तक, तो मुझे कोई ऐसा बाग दिखा नहीं। तो क्या ये सेलेक्टेड जो क्रॉप्स हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में ही हो पाएंगी, या जिनमें हो जाते तो उनका स्वाद हम कभी बदल नहीं पाएंगे? नॉर्मली देखिए, जैसा एक चीज हमारे यहाँ पे जो आम की एक पर्टिकुलर हापुस की वैरायटी है, वह हापुस अगर महाराष्ट्र में ही अलग जोन में आप लगाओ तो वही टेस्ट आपको, जो देवगढ़ में आता है, देवगढ़ का हापुस कहते हैं, वह टेस्ट महाराष्ट्र में और कहीं पे नहीं आती, क्योंकि वो क्लाइमेट वैसा होना चाहिए। उसी तरह अंगूर का भी होता है, लेकिन अंगूर का जो टेस्ट का जो सब्जेक्ट है, आपको नॉर्मली सॉइल हेल्थ पे काम करना जरूरी है, और विशेष रूप से अंगूर सर के मैं लिए 1 मिनट सर बात करूं मैं? अंगूर के हेलो, लिए। हेलो, 1 मिनट बात करूं सर मैं? हाँ बोलिए ना। ये जो टेस्ट के ऊपर बात हो रही है सर, तो जैसे अनार हो, टमाटर हो, या वाटरमेलन हो, या बैगन हो, तो इन 3-4 क्रॉप्स में जैसे स्लरी से बहुत अच्छी टेस्ट बदली है सर। 3-4 क्रॉप में ऐसे चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे हमने किया तो उसमें टेस्ट बदली है, जैसे अलग लगती है किसी और किसान भाई से। तो बेसिकली जैसा जो टेस्ट का विषय दीपक भैया ने रखा है, तो कहने का मतलब यही है कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स ही, जैसा गोबर खाद की स्लरी होवे या नवधा नाटे की स्लरी होवे, इनके माध्यम से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सिर्फ इतना ही है कि हमें अगर फ्रूट क्रॉप लेना है तो गोबर खाद और स्लरी, इनका उपयोग बड़े पैमाने पे करना होता है। और कोई प्रश्न है? ये सर नारायण जी जी ओम सर सर। का है। जी 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 मैं सादर जी सर। जी जी नमस्कार, सदन को नमन। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, चने की फसल में तो आपने ये अपने शीबीट का बेबेरिया मेटाराइजम, इनके बहुत अच्छा प्रयोग, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे उसमें। मगर गेहूं में क्या हुआ सर, मैंने गोबर गैस की सैलरी डाली 1 एकड़ में 3 बार सैलरी डाली थी, उससे गेहूं मेरा पीला पड़ गया। उसमें अपने शीबीट का जाल भी डाला मगर उससे वो गेहूं उड़ नहीं रहा। उस क्या थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है। जी आवाज ब्रेक हो रहा है आपका थोड़ा। जी सर। आया सर, आया सर आवाज? थोड़ा कट रहा है। कट रहा है, अब भी आ रहा है? अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था सर कि गेहूं में गोबर गैस की सैलरी डाली थी मैंने, 3 डाली, और उससे गेहूं पीला पड़ गया था बहुत ज्यादा।
उसमें मैंने अपना जाइम भी डाला है सीबीट का और इसका, इसके बाद भी वो उठ नहीं पा रही गेहूं मेरी उसमें। दूसरा सर ये है कि अपनी ये सैलरी जो बनाते हैं, नवधान की सैलरी, गोमातर की और छाछ की, ये कितने दिन बाद तक उपयोग कर सकते हैं सर इसका? जी हो। नॉर्मली इसका छिड़काव जैसा पहला छिड़काव 15-20 दिनों से पहले अगर होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है, लेकिन अगर जी जितना उसमें देरी करोगे तो फिर दिक्कत होती है। जी सर। जी सर। सर गेहूं में क्या किया जाए सर? वो गेहूं उठ नहीं रहे, नहीं, प्राकृतिक है पूरा मेरा वो। आप एक काम कीजिए, दीपक भाई से बात कर लेना, वो आपको जी उनका जो गेहूं का प्रैक्टिस है वो आपको प्रॉपरली बता देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। पवन पवन सर है आज, पवन सर का कमेंट लेंगे। और जी जी डॉक्टर रोशन लाल जी राउत। जी 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 चौहान जी धन्यवाद। मैं हूँ अभी, और मैं अभी हैंड रेज करने ही वाला था। तो मेरा ये कहना है, आपका जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसमें एक तो आपने क्रॉप का सिलेक्शन किया, लेकिन हम देखते हैं कि साल भर में 2 क्रॉप्स होती हैं, 3 क्रॉप्स होती हैं। तो जो किसान चिन्हित करना चाहें अपनी फसलों को, वो खरीफ और रबी दोनों की फसलों को चिन्हित कर सकते हैं। प्रेफरेबली सेम एरिया जो आपने बताई है उतनी एरिया में है, वो क्रॉप्स क्या क्या लगाएंगे अलग अलग सीजन में, उसको भी चिन्हित करके आपको बता सकते हैं। तो उससे ये आपकी एक ही एरिया में अलग अलग क्रॉप रोटेशन वाइज भी डेटा आपका निकल के आ जाएगा, और उससे भी एक अच्छी क्लैरिटी जो है सामने निकल के आएगा। एक तो मेरा सुझाव ये है। दूसरा, चिंतला वेंकट रेड्डी ने एक नई तकनीक के ऊपर कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे इसी इसमें है, योगहार के रिकॉर्डिंग के उसमें है। तो उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें टेक्निक्स, मैं कह रहा हूँ कि उसका जो इंटीग्रेशन हो सकता है, लो कॉस्ट टेक्निक्स हैं। और उसमें भी उन्होंने देखा कि माइक्रोफ्लोरा और जो केंचुए हैं और बाकी सब जीवाणुओं की संख्या उन्होंने बहुत अप्रत्याशित रूप से बताया है कि इंक्रीज हो गई है। ज़रूरत पड़े तो आप उनके साथ संवाद भी कर लीजिएगा, अगर नंबर नहीं है तो मैं आपको दे दूँगा। तो इस तरह के ये टेक्निक्स का जो इंटीग्रेशन हो सकता है इस एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स में, ट्रायल्स में, जो किसान अपने-अपने खेत में जो भी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहें और अलग-अलग तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका निश्चित रूप से उससे उनकी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग, और जैसा आपने कहा कि ये 5 साल तक के अगर हम ऑब्जर्व करते हैं एक ही जगह पर क्रॉप्स को, और उसके उसमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है मिट्टी के ऊपर, तो निश्चित रूप से उसका एक लाभ मिलेगा। साथ ही ये भी मेरा सुझाव है कि जो भी हमारी ज़मीनें हैं, उसका बेसलाइन डेटा को करने का भी एक आप फॉर्मेट बना के सर्कुलेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मिट्टी, पानी और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल के, जो कि विजुअल भी हो सकता है, वो भी क्राइटेरिया आप बेसलाइन के रूप में कर सकते हैं। वो हमने पहले भी चर्चा की थी, मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूंगा जो मैंने बना रखा था, जिससे कि हम विजुअल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही अपने जमीन का बेसलाइन तो कम से कम इकट्ठा करें, और उसके बाद 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसके आधार पर भी क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा दोनों का इंटीग्रेशन करते हुए एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल अपने प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और उसको समझा जा सकता है, बताया जा सकता है, एक्सपीरियंसेस उसके शेयर किए जा सकते हैं। तो ये कुछ सुझाव है मेरे, इस पर भी आप विचार करिएगा जरूर। धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक। जी सर, बहुत अच्छा। और डॉक्टर रोशन लाल सर जी को मैं सर आमंत्रित करता हूँ। सर आप। जी धन्यवाद भैया। मैं ये कहना चाह रहा था, रामकृष्ण भैया ने जो प्रश्न किया था, मैं उस पर थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ कि अंगूर का जो उन्होंने किया था, जो वैसे डॉक्टर चौहान साहब ने सारी चीज़ें कही है कि हम अब जो नया समय आ गया है कि क्रॉप स्पेसिफिक नहीं रहेगी कि इसी क्षेत्र में होगी,
हम उसको कहीं भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चीजें होती है पर मैनेजमेंट अगर ठीक हो तो हम कर सकते हैं। दूसरा, अंगूर जो है रतलाम में अंबाराम पाटीदार हैं, आप अम्बी के नाम से डालिए, गूगल में सर्च करिए, रतलाम में इतना बड़ा एरिया कर दिया है उसका, मतलब बहुत बड़ी, एमपी की सबसे बड़ी वाइनरी उन्होंने डाली है। और अम्बी के नाम से इसके पूरे मतलब मध्य प्रदेश में और दूसरे स्टेट में उन्होंने वो भी खोले हैं वाइन शॉप। तो ये बड़ा काम हुआ है, तो अंगूर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमको थोड़ा सा उसकी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस उस पर ध्यान देना है। दूसरा, अनार पे भी लोगों ने बात की, तो अनार में लोग उसकी जो कटिंग्स है, जो उसके प्रॉपर जो उसकी प्रूनिंग का जो टाइम है वो ही नहीं जानते हैं। अगर आप प्रूनिंग नहीं टाइम पे करेंगे तो आपका अनार नहीं होगा। बस एक चीज और ध्यान रखें, अनार में बहुत हैवी सॉइल में अनार नहीं लगाएं। जहां भी हैवी सॉइल है वहां बिल्कुल ना लगाएं अनार, आपका अनार फेल हो जाएगा 4 साल